हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रिडल एक्सपेरिमेंट, प्रेशर फ्लो मॉडल और फिर कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताया। इसेंशियल एलिमेंट के नाम बताए गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद जो इसेंशियल एलिमेंट है उनकी डिफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, उनकी डिफिशिएंसी से क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट पर, ये हमने डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयन एक्सचेंज होता है उसे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज फंडामेंटल प्रोसेस इन सेलुलर फिजियोलॉजी। ट्रांसपोर्ट आयन का ट्रांसपोर्ट फंडामेंटल प्रोसेस है एंड इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शन, electrical potential and osmotic balance. There are two main mechanisms by which ions are transported across the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आयंस का एक्सचेंज होता है वो दो तरीके से होता है। पहला एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन में आयन का जो एक्सचेंज होता है ये एक बेसिक फिजियोलॉजी है। बिना इसके सेलुलर फंक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में ही बता दिया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट का सीधा मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट अपने आप हो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें प्लांट खुद अपनी एनर्जी खर्च करके किसी काम को करेगा, यानी कि जो आयन एक्सचेंज करना होगा वो एटीपी खर्च करके किया जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट? मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने आप होने वाली प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द सेल। इसमें लिखा भी है कि सेल से कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होती, यानी कि खर्चा नहीं की जाती है। इट रियलाइज ऑन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हम जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। जहाँ पर आयन ज़्यादा है वहाँ कंसंट्रेशन हायर है, और जहाँ पर आयन कम है वहाँ कंसंट्रेशन कम होता है। अब हाई से लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह से होता है, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, डिफ्यूजन। अब इसमें क्या लिखा है, इन सिंपल डिफ्यूजन आयन मूव डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल membrane. This is usually limited to small non-polar in such a oxygen and carbon dioxide. Facilitate diffusion on the other hand involve the movement of ion through the protein channel or carrier embedded in the membrane. These channel and the carrier facilitate to movement of specific ions such as the potassium and sodium or chloride down their concentration gradient. तो चलिए देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन दो तरह से होगा, एक सिंपल डिफ्यूजन होगा और एक फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन जैसे कि छोटे जो स्मॉल नॉन पोलर आयंस होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज किए जाते हैं। इसमें लिखा भी है, इन सिंपल डिफ्यूजन आयन मूव डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि जो लिपिड की लेयर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, उसी के थ्रू डिफ्यूज करते हुए नॉन पोलर एलिमेंट्स यानी कि स्मॉल एलिमेंट्स जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। यानी कि जो स्मॉल आयंस हैं या एलिमेंट्स हैं वो सब मूव करते हैं किसके थ्रू, लिपिड बाइलेयर के थ्रू। लेकिन जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होता है उसमें जैसे प्रोटीन के चैनल्स होते हैं और बहुत सारे कैरियर होते हैं जहाँ पर
फैसिलिटेटिव होता है, मतलब सबको नहीं आने जाने देना है, केवल कुछ ही स्पेसिफिक एलिमेंट्स या फिर कोई आयंस वहाँ से होकर गुजर सकते हैं, उन्हीं के लिए रास्ता खोला जाएगा, बाकियों के लिए रास्ता नहीं खोला जाता है। तो इसमें लिखा भी है, देखिए सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन में नॉन पोलर आयंस सच एज ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे जैसे कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो, लिपिड बाइलेयर के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाते हैं या फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है उसमें क्या होगा, देखिए इसमें एग्जांपल दे रहा है, प्रोटीन के थ्रू होगा, प्रोटीन चैनल के थ्रू, या फिर कोई और कैरियर है जो उसमें एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करेगा, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन करेगा। दीज चैनल्स आर कैरियर फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक आयंस सच एज पोटेशियम K+, सोडियम Na+, क्लोरीन Cl- डाउन देयर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि पोटेशियम का एक्सचेंज होना हो, सोडियम का एक्सचेंज होना हो, या फिर क्लोरीन का एक्सचेंज होना हो, तो इनके ऊपर चार्ज होता है, इनको तभी अलाउ किया जाता है जब ज़रूरत हो। ऐसे ही बेमतलब अगर ये आते जाते रहेंगे तो आयन का जो बैलेंस है वो ख़राब होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू अंदर या बाहर करती है, जब ज़रूरत है तब अंदर लेगी, जब नहीं है तब उसे नहीं आने देगी। और दूसरा कह रहा है बी वाला, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन स्पेसिफिक टू द वाटर मॉलिक्यूल H2O, वाटर मूव थ्रू द specialized water channel called aquaporins. It moves from the area of lower solute concentration higher water concentration to area of higher solute concentration lower water concentration, aiming to equalize solute concentration at the both side of the membrane. इसमें ऑस्मोसिस में कह ही रहा है कि ये जो स्पेसिफिक डिफ्यूजन है जो वाटर मॉलिक्यूल के लिए किया होता है वो स्पेशलाइज वाटर चैनल कॉल्ड एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स मतलब जो वाटर को बाहर निकालने या अंदर ले आने के लिए पोर होते हैं, उन्हीं को एक्वापोरिन्स कहा जाता है। एक्वापोरिन्स के थ्रू मतलब कोई भी बैरियर है जिसमें एक्वापोरिन्स हैं, उसके थ्रू क्या होगा, वाटर डिफ्यूज करते हुए लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है यानी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से किस तरफ, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पर सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उसी तरफ हो जाएगा। मान लो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, वाटर मोर है, ठीक है, और इधर क्या है, वाटर लो है, वाटर क्या है, लो। तो वाटर लो अगर इधर है, वाटर कंसंट्रेशन लो है, अब इधर वाटर कंसंट्रेशन लो है तो यहाँ से वाटर डिफ्यूज करके यहाँ पर जाएगा, क्योंकि प्रेशर इधर से ही ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट इधर ज़्यादा रहेगा और इधर प्रेशर ग्रेडियंट कम रहेगा, तो वाटर मूव करते हुए इस साइड चला जाएगा। अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है सोल्यूट का, वहाँ से वाटर मूव करेगा और हायर कंसंट्रेशन सोल्यूट की ओर जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है सोल्यूट का, यहाँ पर हायर है, यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन सोल्यूट का, ये ध्यान रखिएगा, सोल्यूट का, और यहाँ पर लोअर है सोल्यूट का, तो यहाँ से होते हुए वाटर इधर जाएगा, ठीक है, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन अलग होगा। वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन लो होगा वहाँ पर हायर होगा, ठीक है, यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन हायर होगा और यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन लोअर होगा। आगे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आप लोगों को बताया था एटीपी खर्चा की जाएगी, तो इसमें साफ साफ लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस दैट मूव्स एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मतलब कि जो प्रोसेस अपने आप हो रही थी उसी का उल्टा किया जाएगा। हायर कंसंट्रेशन इधर मान लेते हैं हायर है, हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, लोअर से हायर अपने आप इधर डिफ्यूजन होता था, लेकिन अगर लोअर से हायर ले जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। एनर्जी यानी कि एटीपी। दिस प्रोसेस रिक्वायर द
input of energy is typically in the form of adenosine triphosphate. Active transport essential for maintaining specific concentration inside the outside the cell. There are two primary टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो प्राइमरी टाइप हैं और इसमें इनसाइड और आउटसाइड सेल के ले जाने के लिए दोनों में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता अगर है तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्पेसिफिक आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जो आयन कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब जो दोनों टाइप है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला कह रहा है प्राइमरी एक्टिव टाइप ट्रांसपोर्ट। इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली बाय इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पंप्स। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें पंप कहा जाता है, उनके थ्रू क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सीधा एटीपी खर्च करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अगला है वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल इन द सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल and potassium ion into the cell against their respective concentration gradient. Their pump utilize the ATP hydrolysis to the drive ion movement. प्राइमरी ट्रांसपोर्ट पंप के थ्रू होगा। पंप के थ्रू चाहे प्रोटीन मेम्ब्रेन का पंप होगा या फिर कोई और तरीके का पंप होगा, लेकिन पंप के थ्रू होगा। और इसमें ये होगा कि जैसे कि पोटेशियम और सोडियम दो आयंस हैं तो दोनों को, एक को अंदर जाना है एक को बाहर जाना है, तो इसी पंप के थ्रू एक को एटीपी खर्च करके अंदर लाया जाएगा और दूसरे को एटीपी खर्च करके बाहर किया जाएगा। इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि सोडियम पोटेशियम पंप को, जो कि ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन Na+ का किया जाता है सेल्स आउट ऑफ द सेल से बाहर किया जाता है सोडियम को, और पोटेशियम को क्या किया जाता है, सेल के अंदर लाया जाता है प्रेशर ग्रेडियंट के अपोजिट अगेंस्ट में। इसलिए इसमें क्या खर्च होती है, एटीपी खर्च होती है। दूसरा है बी वाला, इसमें है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी को ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर की गई है उसी एनर्जी स्टोर एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें लिखा भी है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ वन आयन, यूजुअली सोडियम आयन। जो सोडियम आयन की स्टोर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है उसी ग्रेडियंट को यूज करके क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर आयन आर मॉलिक्यूल, किसी और मॉलिक्यूल और आयन का जो ट्रांसपोर्ट करना होता है वो सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है, स्टोर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी होती है, उसी के थ्रू कर दिया जाता है। ये दो टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। वो चलिए उसके नाम देख लेते हैं। नीचे क्या है, एक सिम पोर्ट होता है, एक एंटी पोर्ट होता है। सिम पोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है और जो आयन है, जो मॉलिक्यूल है और जो आयन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो आयन और मॉलिक्यूल, मान लेते हैं ये आयन है और ये मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट किया जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, सिम पोर्ट कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है देखिए, द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT ट्रांसपोर्ट बोथ सोडियम आयन एंड ग्लूकोज इनटू द सेल। जो सोडियम ग्लूकोज होता है यानी सोडियम और ग्लूकोज, जब हमारे प्लांट बॉडी के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो क्या करता है, वो सोडियम की हेल्प करके को ट्रांसपोर्ट करता है। सोडियम आयन एंड ग्लूकोज आयन दोनों एक साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पोर्ट हो जाते हैं और एनर्जी किसकी लगती है, केवल सोडियम आयन की एनर्जी लगती है। उसकी स्टोर एनर्जी के साथ ही ग्लूकोज को पोर्ट कर दिया जाता है। और जो एंटी पोर्ट होता है यानी काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको कैसे करते हैं, इसमें उल्टा होगा। जिस तरफ आयन जा रहा है उसके उलट क्या जाएगा, मॉलिक्यूल जाएगा। मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है और इधर आयन है और इधर मॉलिक्यूल है, तो दोनों उल्टा, इधर आयन जाएगा और इधर मॉलिक्यूल जाएगा। ये एंटीपोर्ट में होता है। अब इसमें लिखा भी है, इन एंटीपोर्ट आयन मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड इन अपोजिशन डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। द सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर NCX is an example where the sodium ion are transported into the cell while calcium ion are transported out of the cell। इसमें एक एग्जांपल दे रहा है, जो NCX है यानी कि सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम का जिस साइड,
उसके उलट यानी कि उसके अगेंस्ट में कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें लिखा भी है सोडियम आयन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, सेल के अंदर सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और व्हाइल कैल्शियम आयन आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा क्या, कैल्शियम आयन। NCX एक्सचेंजर जो होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसका कुछ की पॉइंट लिखा है। दीज मैकेनिज्म ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग सेल होम्योस्टैटिस। इलेक्ट्रिकली जो आयन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए, होम्योस्टैटिस के लिए। किसके लिए, होम्योस्टैटिस के लिए। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एक्साइटमेंट होता है नर्व के लिए, मसल्स के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, वाटर रिमूवल के लिए, और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस हैं उनके लिए मैकेनिज्म ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे चलिए देख लेते हैं क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप। हम जानते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है उसमें एक फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के थ्रू ही किसका, न्यूट्रिएंट का, और उसके बाद फिर जो ग्लूकोज है यानी कि मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब उस ट्रांसपोर्ट में कंपोजिशन क्या होता है, जो फ्लोएम सैप होता है जिसके थ्रू होता है वो देख लेते हैं। फ्लोएम सैप इज ए न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू द फ्लोएम टिश्यू इन द प्लांट। जो फ्लोएम सैप है ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड है, और कहाँ पर फ्लो करेगा, फ्लोएम टिश्यू के अंदर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग शुगर, पहले ये तो शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज यूजुअली लीव्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज सच एज रूट, स्टेम एंड डेवलपिंग फ्रूट आर सीड्स। ये क्या करेगा, जैसे जो फ्लोएम सैप है ये जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है जैसे कि लीव्स में हो रहा है, तो वहाँ से जो एनर्जी है, वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल है, उसको कहाँ पर लेके जाएगा, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है जैसे कि रूट्स में लेके जाएगा, स्टेम्स में लेके जाएगा, जहाँ पर भोजन की आवश्यकता तो है लेकिन वहाँ पर भोजन नहीं बनता है। तो कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप can vary somewhat among plant species and under the different environmental condition, but it is typically contain the following components। यह अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग होगा क्योंकि कंपोजिशन सबकी एक जैसी तो होती नहीं है। हम जानते हैं जीरोफिटिक प्लांट में तो लीव्स होती ही नहीं है, सारा काम क्या करता है, स्टेम करता है, तो इसका कंपोजिशन वहाँ अलग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो फूड की नीड स्टेम को होगी ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो खुद फूड वो खुद ही बना रहा है, तो उसको नीड कोई है नहीं, तो फूड की नीड किसको हो जाएगी, केवल रूट्स को होगी, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जो लैंड प्लांट होते हैं जिनमें की लीव्स ढेर सारी होती हैं उनमें क्या होगा, ढेर सारा भोजन लीव्स में बनेगा और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके स्टेम और रूट्स में लेकर जाया जाता है। लेकिन जो मेनली कहा जाता है कि इनकी कंपोजिशन में क्या क्या कंपोनेंट होगा, वो सब में लगभग जो कॉमन सेम है, लगभग आधे से ज़्यादा, या फिर कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लगभग सेम ही होता है, जिसमें शुगर रहेगा, वाटर रहेगा, RNA रहेगा, प्रोटीन रहेगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहेगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स रहेंगे, एमिनो एसिड्स रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर गलती हो गई, सेकेंडरी 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर प्राइमरी होगा 1 डिग्री, ठीक है, प्राइमरी होगा मेटाबोलाइट्स, क्या होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यहाँ सेकेंडरी की जगह। मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, मतलब जो मेटाबॉलिज्म में प्राइमरी हेल्प काम करते हैं उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और जो सेकेंडरी काम करते हैं उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या है, जैसे वाटर रहता है, जैसे फोटोसिंथेसिस करना है तो वाटर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो उसको ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे शुरू होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। कल हम लोग ग्रेडल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि BSc सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी के वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।